नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भगवानपुर क्षेत्र में महापंचायत होने से पहले मुख्य संयोजक आनंद स्वरूप को हरिद्वार पुलिस ने लिया हिरासत में, समर्थकों में भारी आक्रोश। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने 650 बस चालकों की जल्द भर्ती होने और ARTO कार्यालय बनाने की कही बात। सल्ट विधायक महेश जीना को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, विधायक ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया आश्वासन। मसूरी के भट्टा गांव की दुकान की दीवार से पकड़े गए 5 सांप, क्षेत्र में मचा हड़कंप। सल्ट विधायक महेश जीना ने 14 करोड़ की लागत से तामढोन गोलना मोटर मार्ग का किया शिलान्यास, ग्रामीणों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ भ्रमण के दौरान कई घोषणाएं भी की, जिनमें शहीद राम सिंह विद्यालय के आने वाले क्षेत्र में उच्चीकरण की व्यवस्था, साथ ही कोटमा विद्यालय में स्थायी भवन, चिलौर सड़क मार्ग की घोषणा और सियासुगढ़ सड़क मार्ग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विद्यापीठ डिग्री कॉलेज में BSc की कक्षाओं को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। गौरीकुंड से रामबाड़ा चौमासी कालीमठ मोटर मार्ग का कार्य किया जाएगा। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने मंगलवार को सचिवालय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर गठित समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़क सुरक्षा समिति के सुझावों को शीघ्र से शीघ्र अमल में लाया जाए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी विभागों को ठोस कार्य योजना तैयार कर आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर देहरादून पुलिस लाइन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ DGP अशोक कुमार ने किया। कार्यशाला के दौरान DGP द्वारा पॉक्सो एक्ट के बारे में महिला उप निरीक्षकों से सवाल पूछे गए, तो अधिकतर महिला उप निरीक्षक सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इस दौरान DGP ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बलात्कार, छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के मामले की जाँच के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को विधिवत जानकारी होनी चाहिए, तभी महिला अपराधों पर सही ढंग से कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही करण मेहरा ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा पहाड़ी जिलों की विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि अब नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पहाड़ी जिलों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कड़ी में वो 28 अप्रैल से मसूरी से अपने पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में गुटबाजी और अंतरकलह को साधने में जुटे करण मेहरा अब युवाओं की नई टीम बनाने पर भी फोकस कर रहे हैं। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में महापंचायत होने से पहले मुख्य संयोजक आनंद स्वरूप को हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही देर रात राज्य संयोजक दिनेशानंद भारती को भी हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। आपको बता दें कि आनंद स्वरूप को हिरासत में लेने के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि भगवानपुर प्रवाल को लेकर काली सेना की ओर से आहूत हिंदू महापंचायत पर पुलिस प्रशासन ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। जिलाधिकारी और SSP ने रुड़की में प्रेस वार्ता कर कहा था कि बुधवार को हरिद्वार जिले में कोई महापंचायत नहीं होगी। माहौल खराब करने वालों से पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटेगा। महापंचायत का ऐलान है, वो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि उस टाटा जलालपुर और उसके आसपास के 5 किलोमीटर की पूरी एरिया में धारा 144 लगा दी गई है और किसी भी प्रकार के आयोजन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि इस आयोजन के लिए न तो प्रशासन से कोई अनुमति मांगी गई है और धारा 144 के लग जाने के उपरांत इस तरह का कोई भी आयोजन अब वो पूर्णतः अवैधानिक है। ये आयोजन किसी भी दशा में नहीं हो सकता है और ये स्थिति स्पष्ट हो गई है सभी के सामने कि ये आयोजन कल आयोजित नहीं होना है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो इसमें आयोजन के बारे में जो इन्वॉल्व थे करने के लिए, ऐसे 33 लोगों के विरुद्ध धारा 107-16 जो हमारी CRPC की होती है, उनको बाउंड डाउन कर दिया गया है और हैवी मुचलके पर। और इसमें अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होगा तो उसका जो प्रोसीजर होता है CRPC का, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी के समक्ष यह प्रकरण आज आया भी था और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई न तो अधिकार है और न ही इसकी कोई उनको अनुमति दी जाएगी। कि आप जानते हैं कि जो ये ऐलान किया गया था वहाँ पे 144 लगा दी गई है, जो 5 किलोमीटर का एरिया है गांव और उसके आसपास के गांव का जो 5 किलोमीटर का एरिया, उसमें 144 लगा दी गई है, जिसमें किसी भी प्रकार के जमाव की, किसी भी प्रकार के असेंबली की अनुमति नहीं है और न किसी को इस प्रकार की अनुमति दी गई है।
अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आता है तो वो एक अवैधानिक गतिविधि में भाग ले रहा होगा। इस प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। करीब वहाँ पर 200 से अधिक हमारे सिविल पुलिस के कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स होंगे। 100 के आसपास हमारे इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे। इसके अलावा हम 5 कंपनी पीएसी वहाँ पर और तैनात कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। यदि उसके बावजूद कोई व्यक्ति इन शर्तों का या जो एक हमने 144 वहाँ पर लगा रखी है प्रशासन ने, इसका उल्लंघन करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो विधि विरुद्ध है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं ये भी बता देना उचित समझता हूँ कि सारे प्रकरण की मॉनिटरिंग माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा हो रही है। इसलिए हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही या किसी भी प्रकार का हम कोई लेनियंसी नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो कानून है उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। अभी ये जानकारी पूरी नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपको मैं पूरी जानकारी। ये अभी जैसे आपको डीएम साहब ने बता दिया था, ये 5 किलोमीटर का एरिया है जिसका केंद्र जो है ये टाड़ा जलालपुर है। इसके आसपास के इसमें अन्य गांव भी शामिल है। शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे संविदा कर्मियों पर सोमवार को पुलिस प्रशासन के द्वारा दमनकारी नीति के चलते बर्बरता और लाठीचार्ज किए जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी और प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दसोनी ने प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य विभाग में चारों ओर चल रहे घोर धंधे को उजागर किया। दसोनी ने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि जब आप इन संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग से समायोजित करने की घोषणा कर चुके हैं तो इस संबंध में लिखित शासनादेश क्यों नहीं जारी करते। वहीं दसोनी ने ऋषिकेश एम्स में चल रहे करोड़ों के घोटाले और अवैध नियुक्तियों पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई है। हरिद्वार के भगवानपुर थाना क्षेत्रांगन टाड़ा जलालपुर गांव में काली सेना द्वारा घोषित महापंचायत नहीं हो पाई। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा, साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। आसपास के दर्जन भर गाँव में भी पुलिस का पहरा लगा रहा। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एनआरआई से करोड़ों की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम विक्रमपुर निवासी संतोख सिंह लंबे समय से इंग्लैंड में रहते थे। बीते दिनों संतोख सिंह ग्राम विक्रमपुर स्थित अपने फार्म हाउस पर आए हुए थे, जहाँ पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी द्वारा संतोख सिंह को कुर्की का नोटिस दिया गया, जिसके बाद संतोख सिंह ने मामले की जानकारी ली, जिसमें पता चला कि सर्वजीत सिंह और गुरजीत कौर ने उनके आवास को अपना आवास दिखाते हुए पंजाब नेशनल बैंक से 4.5 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। जिसके बाद संतोख सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर दोनों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर संतोख सिंह ने न्यायालय से कोतवाली में सर्वजीत सिंह और गुरजीत कौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। इस प्रकार है कि मैं 35 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ और आता जाता रहा। इस बार मैं कोरोना की वजह से ज़्यादा देर रुकने में एक नोटिस आता है जो पीएनबी बैंक से आता है, तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर के ऊपर 2 लोगों ने, सरबजीत सिंह सन ऑफ महेंद्र सिंह, गुरजीत कौर वाइफ ऑफ राजेंद्र सिंह ने लोन ले रखा है। तो जब मैं बैंक को कहता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाए तो बैंक ने कहा कि हाँ हमें मालूम है कि आपके साथ गलत हुआ है। तो इसी दौरान मैं फिर पुलिस के पास जाता हूँ। पुलिस के पास गया तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे लंबे समय चलते जब कोई मेरे पर पुलिस ने कुछ मुझे एक्शन नहीं लिया तो मैंने न्यायालय का वो लिया। तो न्यायालय ने आदेश किया कि इनकी बात सुनी जाए, इनकी एफआईआर की जाए। एफआईआर होने के बाद मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो और दोषियों को सज़ा मिले। लोन 4.5 करोड़ का था, वो बढ़ के अब 6 करोड़ हो गया है। ये बाजपुर के विक्रमपुर गांव का मामला है। इसमें एक एनआरआई हैं जिनका नाम है संतोख सिंह। उनके द्वारा ये माननीय न्यायालय के माध्यम से एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा 2 लोगों पर आरोप लगाया गया है कि उनकी एक ज़मीन जो कि साझे की ज़मीन थी, उस ज़मीन पर एक मकान भी बना हुआ है। इसको उन्होंने बैंक में गिरवी रखकर लोन उठाया और उसके बाद वो लोन एनपीए हो जाने के बाद अब जबकि बैंक से नोटिस वापस भेजे जा रहे हैं रिकवरी के लिए, तो वो रिकवरी संतोख सिंह के पास आने के बाद संतोख सिंह ने इसमें मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है माननीय न्यायालय के आदेश से और अब इसमें विवेचक भगवान गिरी गोस्वामी जी को बनाया गया है और जो भी इसमें तथ्य डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आएंगे, बैंक से जो भी पूछताछ होगी और साथ ही साथ जो पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, इनके द्वारा भी क्लियर किया जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में विधायक महेश जीना ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तामाढोन गोलना मोटर मार्ग का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। यह मोटर मार्ग बनने से तामाढोन, सैली पाटली, सुनोली, टिटरी, गोलना, सरड भीड़ा आदि गाँव को देघाट मोटर मार्ग से जोड़ा जाएगा। इस मोटर मार्ग के बनने से कई गाँवों को सड़क सुविधा का लाभ मिलेगा। आज तामाढोन गोलना की रोड का हमने
शुभारंभ किया है। ये 20 किलोमीटर की रोड है। लगभग इसकी लागत फर्स्ट फेज में 14 करोड़ रुपए की है और ये काफ़ी टाइम से लंबित थी और इसमें ठेकेदारों के आपसी मतभेद में ये रोड कोर्ट में अटकी हुई थी। आज माननीय न्यायालय ने इसमें बीच में आदेश दिया था, उसको केस को डिसमिस कर दिया था और इसका शुभारंभ हो गया है और क्षेत्रीय जनता के हित में ये फैसला हुआ और हमने भी इसका जल्दी से जल्दी शिलान्यास करके कार्य शुरू कर दिया और इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस प्रकार के विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। इसका दूसरे फेज के लिए हमें स्वीकृति मिल गई है और हम लोग सभी क्षेत्रीय जनता माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का दिल से आभार प्रकट करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के एक शिष्टमंडल ने सल्ट विधायक महेश जीना से मुलाकात की। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपनी मांगों को लेकर सल्ट विधायक महेश जीना को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्ण आंगनबाड़ी की तर्ज पर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को भी पूर्ण किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को समान वेतन मिले। सल्ट विधायक महेश जीना ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग लंबे समय से चली आ रही है। सब मिनी आंगनबाड़ियों के दर्द को लेकर यहाँ आए थे। आज महेश जीना जी का यहाँ पर प्रथम बार जीत के बाद प्रथम समारोह था, तो जिस पर हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए, मिनी आंगनबाड़ी की समस्या को लेकर आए और बाकी हमने सामूहिक समस्याएं भी रखी हैं। लेकिन हम पहले मिनी आंगनबाड़ी के विषय में बताना चाहते हैं कि हम मिनी आंगनबाड़ी बहनें बड़े लंबे समय से अपनी इन मांगों को लेकर परेशान हैं कि हमें पूर्ण केंद्र का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि हम मिनी आंगनबाड़ियाँ 2 लोगों का काम बराबर अकेली करती हैं। जो कार्यकर्तियाँ पूर्ण वाली 2 लोग करते हैं, वही हमें अकेले में एक कार्यकर्ती को करनी पड़ती है। उसमें हम सारे अस्वस्थ हैं तो हमें मैनेज करना पड़ता है। हम विभागीय कार्य के लिए अगर हम ऑफिस आएँ तो हमें केंद्र बंद करना पड़ता है, या फिर किसी भी प्रकार की समस्याएं हमें होती हैं तो हमें केंद्र बंद करना पड़ता है। फिर अगर हमारे केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चे शाला पूर्व शिक्षा के लिए हैं तो उन्हें लेने भी जाना पड़ेगा, तो उन्हें छोड़ने भी जाना पड़ेगा। अगर माना बच्चा 1 से अधिक है तो उसमें बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं कि अगर एक बच्चा किसी भी प्रकार से परेशान है, उसे घर छोड़ना है, तो एक बच्चा हम केंद्र में कहाँ छोड़ जाए। तो यानी ऐसी कई परेशानियाँ हमारे साथ हैं जो हमें मिनी केंद्र वालों को झेलनी पड़ती है। फिर सबसे मेन समस्या ये है कि हम 2 लोगों का काम करते हैं, लेकिन हमें मानदेय क्या होता है कि सहायक बहनों के बराबर दिया जाता है, जबकि हम काम दुगना करते हैं लेकिन हमें मानदेय कम दिया जाता है। ये सबसे सोचनीय विषय है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने सिडकुल की इंट्राक फैक्ट्री में की गई तालाबंदी को गैर कानूनी बताया और कहा कि पिछले 255 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं का हल निकालने के लिए फैक्ट्री मालिक और प्रशासन को पहल करनी चाहिए। सिडकुल के पार्ले चौक पर आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत ने कहा कि पूरे भारत का किसान तो विभिन्न मुद्दों पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इन मजदूरों का क्या होगा जो कि पूरी तरह उद्योगों के भरोसे है। पर नहीं, संतुष्ट नहीं है भाई। एक तो बताओ, बनी बनाई बिल्डिंग को ढाना बढ़िया थोड़ा ही है। अगर वे अवैध है तो उन पर कुछ और बना दे, उस पर वृद्धाश्रम बना दे, कुछ और बना दे, जिस लायक भी वो स्कूल बना दे, किराए पर दे दे सरकार किसी को। तो ढहा का क्या सहारा? ढहा का तो सब मटेरियल भी खराब, सारी वो है बातचीत, तो इस तरह के नहीं चाहते। रानीखेत में कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत एआरटीओ कार्यालय जल्द अस्तित्व में आएगा। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि शीघ्र ही काम शुरू कराया जाएगा। साथ ही सभी डिपो की दशा सुधारने और स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए राज्य में 650 चालकों की भर्ती की जाएगी। वहीं ताड़ीखेत में रोडवेज कार्यशाला को भी हरी झंडी दी गई। मंत्री ने दोहराया कि चारों रोडवेज डिपो का विलय संबंधी निर्देश निरस्त कर दिया गया है। आज माननीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जी द्वारा और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा रानीखेत पहुंचने पर मेरा नागरिक अभिनंदन किया गया और रोडवेज के कर्मचारी और उनके यूनियन के लोगों ने भी रोडवेज स्टेशन पर नागरिक अभिनंदन किया गया। मैं अपनी ओर से माननीय विधायक जी का, रानीखेत के सभी कार्यकर्ताओं का और रोडवेज के सभी कर्मचारी यूनियन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। सर, रोडवेज को लेकर के आपसे किसी स्टाफ को लेकर कोई घटना वगैरह की गई आपके बारे में? देखिए, बीच में कुछ तकनीकी गलती से 4 डिपो
संबद्ध करते थे, जिसमें रानीखेत डिपो भी था। और माननीय विधायक जी के विशेष अनुरोध पर मैंने 1 घंटे के अंदर चारों डिपो के संबद्धीकरण का आदेश निरस्त कर दिया है और जल्दी उसकी पत्रावली मंगा के उसको मैं समाप्त भी कर रहा हूँ, जिस कारण लोगों में उत्साह था और रानीखेत आना हुआ तो सारे कार्यकर्ताओं ने इस निमित्त मेरा स्वागत भी किया। दूसरा, जो पुरानी गाड़ियाँ थी, चाहे छोटी गाड़ियाँ हों चाहे बड़ी गाड़ियाँ हों, उनमें जीपीएस सिस्टम के लिए सरकार ने आदेश कर दिए थे और मैंने पहले ही आरटीए की बैठक में ये तय कर दिया था कि पुरानी गाड़ियों में जीपीएस नहीं लगेंगे और जीपीएस अनिवार्य रूप में जो नई गाड़ियाँ होंगी उन पर लगाए जाएंगे। इसलिए टैक्सी यूनियन और अन्य लोगों ने भी मेरा आज यहाँ पर नागरिक अभिनंदन किया, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सर, यहाँ कई ऑफिस ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में विधायक जी के बीच बचाव करने के बाद फिर वो प्रॉब्लम वहीं उतर ली है, ऐसा क्यों? क्या आपस में तालमेल की कमी ही क्या है? आप ये कह रहे हैं कि कई ऑफिस किए जा रहे हैं। एक ऑफिस की बात हुई थी, वो भी ऑफिस नहीं हो रहा था, संबद्धीकरण किया था, समाप्त नहीं किया था। इसलिए आपका ये कथन कि कई नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि कई हम ऑफिस और नया खोलने जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अपने माननीय विधायक जी के अनुरोध पर मैं 1 महीने के अंदर यहाँ ARTO का कार्यालय खोल रहा हूँ, बल्कि कार्यालय जा नहीं रहे हैं, अब हमारे राज्य में कार्यालय आ रहे हैं। मसूरी में मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी की यातायात व्यवस्था को लेकर मसूरी कोतवाल को ज्ञापन देकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा मसूरी नगर पालिका क्षेत्र का सर्वे कर एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत मसूरी की कई मांगों को एक मार्ग व्यवस्था करने के सुझाव दिए गए हैं। वहीं मसूरी के सबसे पुराने बाजार लंडोर क्षेत्र में लगने वाले जाम से निजात दिलाने की भी सुझाव दिए गए हैं। पर्यटन सीजन अब शुरू हो चुका है और हमारी संस्था द्वारा एक छोटा सर्वे करा गया दुकानदारों के साथ बैठ के। इसमें निर्णय लिया गया कि मसूरी में अगर एक मार्ग की व्यवस्था सुचारू रूप से चलिए तो कहीं भी ट्रैफिक जाम ना हो, पर्यटकों को असुविधा ना हो, स्थानीय निवासी परेशान ना हो। और इस संबंध में आज हमने कोतवाल सर के साथ एक मीटिंग करी, अपने सुझाव दिए और उन्होंने इन सुझावों को बड़े ही अच्छे मन से लिया और हमें सुनिश्चित किया कि इन मार्गों की एक एकल व्यवस्था जल्द करी जाएगी और आने वाले सीजन में मसूरी में जाम की समस्या से निजात पाई जाएगी। देखिए, लंडौर की दो बड़ी ही कठिन दिक्कतें हैं। एक सर्वप्रथम रोड साइड पार्किंग, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और दूसरी संकरी सड़कें, क्योंकि लंडौर बाज़ार मसूरी का सबसे पुराना बाज़ार है और यहाँ की रोडें बिल्कुल छोटी और संकरी है। उस कारण जब पर्यटक अधिक मात्रा में आता है तो वो रोड पर अटक जाता है, जाम लग जाता है और मलिंगार की चढ़ाई और कैंट की चढ़ाई होने के कारण पर्यटकों को गाड़ी चलाने में अब असुविधा होती है, क्योंकि वो प्लेन से आए हुए होते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जाम लग जाता है और जल्द ही हमारे द्वारा हम मसूरी के तमाम मार्गों के साथ साथ लंडौर के मार्ग को भी ट्रैफिक मुक्त करने में लगे हुए। ये मसूरी ट्रेडर्स यूनियन वेलफेयर यूनियन द्वारा यातायात व्यवस्था के संबंध में कुछ 1 वे प्लान्स के संबंध में सुझाव दिया गया है। इसमें से जो कुछ पूर्व में जो फंक्शनल हैं और कुछ पर विचार किया जा रहा है। वैसे सुझाव बहुत अच्छे हैं और इन पर आगामी जो पर्यटन सीजन है इस पर अमल किया जाएगा। यदि इसके परिणाम ठीक रहे तो इसको स्थायी रूप से इस्तेमाल किया। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के इंटर्न छात्र छात्राओं का बुधवार को भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। उनका कहना है कि उनकी सीधी मांग थी कि एलोपैथ का स्टाइपेंड जो कि 7,500 था बढ़ा के 17,000 कर दिया गया है। आयुर्वेद की छात्राओं का भी स्टाइपेंड बढ़ाना चाहिए। उनका कहना है कि वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं और उसके बाद भी वो कम स्टाइपेंड पर भी काम कर रहे हैं। हम लोग सब आयुर्वेद के इंटर्न्स और आयुर्वेद के छात्र यहाँ पर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए हैं। हम लोगों को आज दूसरा दिन हो गया है और दूसरे दिन में हम लोगों के लिए कोई भी हमारी सुध लेने नहीं आया है यहाँ पर अभी प्रशासन की तरफ से। हमारे मुद्दे सीधे से इतने थे कि जो एलोपैथ वालों के लिए स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया गया है। इसी बाबत जो आयुर्वेद के छात्र हैं उनका भी ये फ़ायदा होना चाहिए, उनका भी स्टाइपेंड, क्योंकि हम लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितने एलोपैथ वाले करते हैं। कहीं जगह तो हमें दुगनी मेहनत भी करनी पड़ती है, उसके बाद भी हम लोग कम स्टाइपेंड पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी तक तो फ़िलहाल कोई स्टाइपेंड हमें मिला भी नहीं है। दूसरी चीज़, जो बच्चे हैं हम लोग स्टूडेंट जितने भी हैं, हम लोगों की जो फ़ीस है वो 1,20,000 रुपये अभी तक गवर्नमेंट हमसे चार्ज करी थी।
सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आने के बाद हम लोगों की फ़ीस 48,000 रुपये हो गई है, लेकिन इसे यूनिवर्सिटी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी भी हमसे बड़ी हुई फ़ीसें ली जा रही हैं और इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा दिन हम लोगों को हो चुका है। डोईवाला क्षेत्र में 15 दिन बाहरी और किराएदारों का पुलिस सत्यापन चला, जिसके चलते 600 लोगों का पुलिस सत्यापन किया गया। साथ ही बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे 64 लोगों के साथ मकान मालिकों पर पुलिस ने जुर्माने के रूप में 6,24,000 रुपए वसूले। प्रभारी निरीक्षक डोईवाला चंद्रशेखर आर घोटके ने कहा कि आगे भी लोगों का पुलिस सत्यापन जारी रहेगा। उत्तरकाशी में मंगलवार को किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के किसानों को संबोधित किया गया, जिसका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि विज्ञान केंद्र 44 द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया गया और साथ ही कार्यक्रम ऑफलाइन मोड में भी आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र द्वारा कृषि विभाग उत्तराखंड सरकार की सहभागिता के साथ एक किसान मेले का आयोजन किया गया। सरोवर नगरी नैनीताल के नव सांस्कृतिक सत्संग समिति के तत्वाधान में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्री गणेश बैंड बाजों के साथ शुरू हो गया। महिलाओं ने रामलीला मैदान से कलश यात्रा प्रारंभ की, जो क्षेत्र में घूमकर रामलीला मैदान में पहुंची। आपको बता दें कि 27 अप्रैल से 4 मई तक का भागवत कथा का कार्यक्रम जारी रहेगा। शांति के एक दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में आध्यात्म की ओर जीवन चले, यही एक मार्ग सुझाई देता है, क्योंकि बिना आध्यात्मिक उन्नति के, बिना धार्मिक आचरण के जीवन में शांति का उदय नहीं होता। तो वो शांति की जो आवश्यकता है वो आज महसूस हो रही है कि उसके बिना कल्याण संभव नहीं दिखता है। इतना अशांत जीवन है, संसार में इतने प्रकार की भोग विलास और अपसंस्कृति का प्रसार इतनी तरीके से हो रहा है, इतने सारे साधनों से हो रहा है। तो पहले बता ही दिया है कि जैसे विश्व में अशांति फैली है, तो उसी के लिए हम भी अपनी क्षेत्र की सब नगरवासियों की सुख समृद्धि शांति के लिए ही इस महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम चाहते हैं क्षेत्र की जनता का, हमारे सारे समिति के सदस्यों का, जितने भी लोग हमारे क्षेत्रवासी हैं, विश्व के सब शांति रहे और सब भाईचारे के नाते से सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीवन व्यतीत करें। आज आपकी कलश यात्रा शुरू हो रही है ना जी, और कल से आपका कार्यक्रम शुरू होगा। कल सुबह आपकी कलश यात्रा कहाँ जाएगी? यहाँ से हम लोग सीधे स्टाफ हाउस होते हुए बगदूधारा जाएंगे, बगदूधारा से स्टाफ क्वार्टर होते हैं सीधे रामलालगंज में, यहाँ पर समाप्त करें। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लॉगिटेक कंपनी द्वारा अपने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को उतारा गया है, जिसके तहत कंपनी ने नगर की एक प्रतिष्ठित दुकान में अपना रिटेल काउंटर खोला है। मुखर्जी चौक के समीप स्थित दीपक ट्रेडर्स में लॉगिटेक कंपनी ने माउस, कीबोर्ड और हेडफोन्स आदि डिवाइसों को ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है। सरोवर नगर नैनीताल से दूरस्थ क्षेत्रों में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांगत रामगढ़, मुक्तेश्वर और शीतला खेत में निर्मित और निर्माणाधीन लगभग 30 कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें से मौके पर पाया गया कि इन 10 संरचनाओं के नक्शे को प्राधिकरण से पारित नहीं कराया गया था, जिस संबंध में आयुक्त ने अवैध रूप से बन रहे निर्माण कार्यों पर नियमानुसार सील करने, चालान और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अमल में लाए जाने के निर्देश सचिव जिला विकास प्राधिकरण को दिए। लगातार हो रही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर वन विभाग और प्रशासन सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। उप जिलाधिकारी गरुड़ राजकुमार पांडे ने बताया कि लगातार वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो विभाग अपने स्तर से कार्य भी कर रहा है। इसी क्रम में ये फैसला लिया गया है कि जंगलों में आग लगाते हुए पकड़े जाने पर अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई गई है, जिसमें 10,000 से 20,000 तक का चालान और जेल भेजने का प्रावधान है। वहीं आग लगाए जाने की गोपनीय सूचना देने वाले को यथासंभव इनाम देने का निर्णय भी प्रशासन ने लिया है। इसमें जो लोग अगर इस तरीके की वनाग्नि की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए और उसमें जंगलों में आग लगाते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ आईपीसी के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी गोपनीय सूचना देने वालों को यथासंभव इनाम भी दिया जाएगा। सहयोग देते हैं तो विभाग प्रति वर्ष कुछ धनराशि वन पंचायतों को देती है। इसी क्रम में इस बार भी हमारी प्रभाग में कुछ वन पंचायतों को, क्योंकि हमारे प्रभाग में बहुत सारी वन पंचायतें हैं, 800 से अधिक वन पंचायतें हैं, तो सभी वन पंचायतों को धनराशि उपलब्ध कराना उतना संभव नहीं हो पाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे किसी वन पंचायत को इस साल दे दिया, किसी वन पंचायत को अगले साल दे दिया, एक प्रोत्साहन राशि के रूप में 8 से 10,000 रुपये, ताकि वन पंचायत हमारा सहयोग करे। और बहुत सारी वन पंचायतें करती भी है, मेरी रेंज में भी बहुत सारी ऐसी वन पंचायत हैं, सरपंच है जो आगे आते हैं और हम उम्मीद करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप पहले तो ये कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की वनाग्नि की घटना ना हो। अगर कहीं पर हो जाती है तो तत्काल अपने स्तर से भी और उस
उसके बाद हमें सूचित कर दें, ताकि हम अपना जितना भी रिसोर्स है हमारी टीम मौके पर पहुंच सके और हमारी वन संपदा को नुकसान ना हो। और दूसरा ये भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इस बार भी और कई वर्षों से हम चाह रहे हैं कि हमारा जो वनाग्नि का जो तरीका है वो मॉडर्नाइजेशन हो। हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं और इस बार भी हम जैसे हमारे डिवीज़न में हम ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रभागी स्तर से और रेंज में भी, और साथ ही साथ हम लीफ ब्लोअर के माध्यम से भी कंट्रोल। उत्तरकाशी जनपद के बल्ला गांव के जंगलों में लगी आग का कहर कुछ इस तरह फैला कि यहां के किसानों की लहराती हुई गेहूं की पकी हुई फसल जलकर राख हो गई। यहां तक कि बल्ला गांव के किसानों को बागवानी के लिए भी खास तौर पर जाना जाता है। वनाग्नि के इस कहर ने सेब, आड़ू, खुमानी, नाशपाती और बादाम तक पेड़ों को भी अपने लपटों में ले लिया। पीड़ित किसानों का कहना है कि उत्तरकाशी जिला प्रशासन तत्काल क्षति का आकलन कर पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दे और वनाग्नि लगाने वाले पर और आग बुझाने में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के कर्मचारियों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। मसूरी भट्टा गांव से एक दुकान में 5 जहरीले सांप मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं बताया जा रहा है कि सांप दुकान की दीवार के अंदर घुसे हुए थे, जिसकी सूचना दुकान के मालिक द्वारा वन विभाग को दी गई और वन विभाग की टीम बीट ऑफिसर दीवान सिंह नेगी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दुकान की दीवार के अंदर घुसे 5 सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया, जिसके बाद भट्टा गाँव के लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से दुकानदार द्वारा दुकान की दीवार में कुछ हलचल देखी जा रही थी, जिसके बाद उसने दीवार के अंदर सांप को देखा, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।